जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्विट्ज़रलैंड में थे, अभी तो यूके पहुँच चुके हैं, लंदन में हैं, लेकिन स्विट्ज़रलैंड में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो बैठक हुई, उसमें झारखंड का प्रेज़ेंस पहली बार रहा और इस मायने में ऐतिहासिक रहा कि न सिर्फ पहली बार झारखंड ने उसमें पार्टिसिपेट किया, किन परिस्थितियों में पार्टिसिपेट किया, कैसे पार्टिसिपेट किया, भारत के इतने सारे राज्यों में एनडीए की सरकारें होने के बावजूद और ये कहे जाने के बावजूद कि झारखंड और केंद्र का तालमेल सही नहीं है, झारखंड को जगह कैसे मिली, झारखंड को एक वैश्विक मंच कैसे मिला और इसके क्या नतीजे होंगे, क्या दूरगामी परिणाम होंगे और क्या ये केंद्र और राज्य के जो सुधरते हुए संबंध हैं, बढ़ती हुई नज़दीकियाँ हैं, ये आगे चलकर क्या संकेत देने जा रही हैं? और कैसे मुमकिन हुआ, कैसे संभव हुआ? इन सब के बारे में हम बात करेंगे और पंकज प्रसून जी हमारे साथ हैं और इनके पास अंदर खाने की बहुत सारी जानकारियाँ रहती हैं। तो आज पंकज जी से जानेंगे कि आखिर जब देश में इतने सारे भाजपा नीत सरकारें हैं, भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, ऐसी परिस्थिति में हेमंत सोरेन न सिर्फ दावोस जाते हैं और डब्ल्यूईएफ की बैठक में भाग लेते हैं, बल्कि जिस जिस तरह का प्रोमिनेंस हेमंत सोरेन को मिला और वो देश के पहले ऐसे निर्वाचित आदिवासी नेता भी बन गए जिन्होंने दावोस में अपने राज्य का प्रतिनिधित्व किया। तो क्या आपके पास जानकारी है, कैसे ये सब मुमकिन हो पाया जबकि कहा जाता है कि मोदी और हेमंत सोरेन में संबंध अच्छे नहीं हैं, हेमंत सोरेन को कभी ईडी पकड़ लेगा, कभी सीबीआई पकड़ लेगा, तो ये घेराबंदी हो रही है, वो घेराबंदी हो रही है। तो बताइए क्या हो रहा है? अ, आनंद जी, सबसे पहली बात तो यह है कि इंडिया जब बाहर रिप्रेजेंट करता है तो वो टीम इंडिया होती है, वहां पे पक्ष जी। विपक्ष वाला भाव नहीं होता। राहुल जी जब जाते हैं तो टीम इंडिया नहीं रह जाती है, फिर वो नहीं दूसरा वो मामला। नहीं वो ये सरकार का मामला है, ये मैं ये कह रहा जी, था। तो जब ये गए वहां तो टीम इंडिया के रूप में गए। 9 स्टेट टोटल पार्टिसिपेट किए हैं इस साल, जिसमें तेलंगाना भी है और आंध्र प्रदेश, 2 उधर से आ गया। उसके बाद कर्नाटक है तीसरा, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड और आसाम, ये राज्य हैं जिन्होंने पार्टिसिपेशन किया है। इसमें तेलंगाना विपक्ष शासित राज्य है, कर्नाटका विपक्ष शासित राज्य है और झारखंड विपक्ष शासित राज्य है। और एक राज्य और है जो विपक्ष का, 4 विपक्ष का है और 5 सत्ता पक्ष का है। केरल, केरल भी पार्टिसिपेट किया था। तो ये है, यही 9 राज्य हैं। अब बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि क्या होता है कि वहां एक सिस्टम है कि भाई कौन सा राज्य हर साल पार्टिसिपेट करेगा, नहीं तो फिर पता चलेगा कि जो डेवलप्ड है वही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बाकी को कोई जी, पूछ ही नहीं रहा। तो वो सिस्टम यह है कि राज्य सरकार जो होता है वो पहले एक केंद्र सरकार के पास एक प्रपोजल भेजता है और वहां सिंगल विंडो सिस्टम है और वहां जी, से केंद्र सरकार से क्लियरेंस मिलता है और उसके बाद कौन कौन से राज्य पार्टिसिपेट करेंगे। पिछले साल जैसे उन्होंने जोन में बांट के रखा है कि एक नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन। जब ईस्ट जोन की बात आती थी तो कभी भी झारखंड ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, मतलब कि कभी अब अप्लाई किया है या नहीं मुझे नहीं पता। हुआ ये कि पिछली बार हेमंत सोरेन दिल्ली गए थे और बहुत तरह की चर्चाएं थी कि ये करने गए हैं, वो करने गए हैं, कोई कह रहा है कि सरकार गिराने गए हैं वगैरह। लेकिन उसी दौरान एक कार्यक्रम में, सरकारी कार्यक्रम ही था, आई थिंक वो नीति आयोग का कुछ मामला था, वहां पे ये गए थे। तो इनके साथ थे और चीफ सेक्रेटरी थे झारखंड के। जी, तो जब बातचीत बातों बातों में ये कहा कि भाई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में क्यों नहीं पार्टिसिपेट करते, तो फिर वहीं पर इनको प्रक्रिया बताया गया। हुआ यह था कि उड़ीसा पार्टिसिपेट कर चुका था इससे पहले वाले साल में, उससे पहले बिहार पार्टिसिपेट कर चुका था। तो जी, ईस्ट जोन में था कि कौन कौन सा राज्य करेगा, तो प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से झारखंड सरकार ने अपना काम किया और फिर किया, बाद में तो केंद्र से क्लियरेंस मिला और फिर वो गए। इसमें 2 पहलू थे। पहली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री की सोच यह है कि भाई वेस्ट इंडिया थोड़ा डेवलप हो गया है, नॉर्थ भी अच्छा है, साउथ भी है, तो ईस्ट इंडिया के राज्यों को अच्छा अवसर मिलना चाहिए ताकि ये भी अगर आगे तरक्की करेंगे तो भारत माता की चारों मतलब कोने पे वो तरक्की हो जाएगा, देश के लिए अच्छा होगा ये। इसी वजह से आसाम और झारखंड को पहला, आसाम भी इससे पहले नहीं गया था और जी, झारखंड भी, दोनों को मौका मिला। आसाम इस लिहाज से कि वो नॉर्थ ईस्ट का गेटवे है, तो नॉर्थ अगर जो भी आसाम अगर डेवलप करेगा तो उसका असर पूरे नॉर्थ ईस्ट पे चलता है। और झारखंड इस लिहाज से भारत सरकार की सोच ये थी कि एक ऐसा ट्राइबल स्टेट है जिसके पास सब कुछ है, माइंस मिनरल्स वगैरह सब कुछ यह है, मोटा मोटी इसके पास एक बेस तैयार है, जैसे टाटा, बोकारो ये सब करते हैं। अगर कुछ अच्छा फंड मिल जाए इसको तो हो सकता है कि यहाँ की इकोनॉमी को गति मिल जाए और इस जी, वजह से ये गए।
और आपको हैरानी होगी कि दावोस में हेमंत सोरेन की मदद करने के लिए जयंत सिन्हा, वो काफी एक्सपीरियंस है, उनका एक्सपोजर भी है। तो जयंत सिन्हा बीजेपी में ही है और उनको कहा गया कि भाई बाकी जो टेक्निकल चीजों में असिस्ट वगैरह, जो आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर है उसका फायदा मिलेगा। हाँ, वो तो ये वर्ल्ड बैंक कहानी में है। वर्ल्ड बैंक में काम कर हाँ, चुके हैं और देश का और दुनिया की बड़ी वित्तीय संस्थानों के साथ काम करने का उनका अनुभव रहा है। सांसद बिल्कुल बनने के बिल्कुल पहले बिल्कुल विदेश में ही रहा करते थे। लेकिन मैं आपको एक बिल्कुल। चीज आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा से गए, सारा कुछ भारत सरकार ने स्ट्रीमलाइन किया, उनकी मदद के लिए एक विशेषज्ञ की सेवाएं दी और अच्छा कवरेज मिला है। दूसरी तरफ यहाँ अब हेमंत सोरेन के कोर्ट पर बात उठ रही है झारखंड में। यह विरोधाभास आपको नजर नहीं आ रहा? क्या जो मैसेज जो था, जो केंद्र सरकार की तरफ से जो दिया जा रहा था, वो क्या डाउन द लाइन बीजेपी तक नहीं आया? जो लोग कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं हेमंत सोरेन पे? मैं तो इतना जानता हूं कि जिसकी जितनी बुद्धि उसका उतना विवेचन। जो अब हर आदमी अपने अपने तरीके से करता है। किसी को हेमंत सोरेन का कोर्ट दिख रहा था, कोई इस बात में इंटरेस्टेड था कि झारखंड ने क्या प्राप्त किया है। प्राप्त करने के लिहाज से बहुत सारे लोग इस बात की आलोचना कर रहे हैं कि टाटा कंपनी के साथ हुआ है ग्रीन स्टील वगैरह पे, तो टाटा के साथ तो यहां ही कर सकते थे। लेकिन जी, वैसे लोग ये भूल जाते हैं कि टाटा स्टील तो ठीक है, यहाँ माध्यम है, लेकिन नीदरलैंड और जर्मनी की ये टेक्नोलॉजी है जो कि टाटा स्टील को ट्रांसफर की जाएगी और तब ग्रीन स्टील में यहाँ पे वो मैन्युफैक्चर होना शुरू हो जाएगा। तो हेमंत सोरेन तो अपने घर में अचानक फैक्ट्री लगाने वाले नहीं है, तो वो तो अपने यहाँ के किसी ऐसे को ले जाएंगे ना जो कि पहले से ही सक्षम है। तो ये जो जी। एमओयू हुआ है वो नीदरलैंड, जर्मनी की कंपनियां और टाटा स्टील के बीच में हुआ है, जिसमें हेमंत सोरेन, चूंकि झारखंड में टाटा स्टील है तो वही ऑप्शन ही था इनके पास। तो एक तो वो बात है। दूसरी बात, आप गौर कीजिएगा कि दावोस के बाद हेमंत सोरेन कहां गए? ब्रिटेन गए। ब्रिटेन क्यों गए? क्योंकि अभी अभी ब्रिटेन के साथ सबसे बड़ा एफटीए साइन हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत सरकार का। और जी, ब्रिटेन ब्रिटेन की कंपनियां के पास ये ऑप्शन है कि वो बिना टैक्सेशन या बिना ये करके वो भारत में बड़े पैमाने पे निवेश कर सकती है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात है उस एफटीए में। जी। तो झारखंड में बहुत सारे लोग बोले हैं कि हेमंत सोरेन क्यों गए, आखिर लंदन क्यों गए? तो वो भी रिलेटेड वही चीज है और इनके साथ भी फिर से वही एक्सपर्ट टीम है विदाउट पार्टी लाइन। कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं जो कि यहां के बारे में जानते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि देश के नियम कानूनों को जानते हैं, जो कि ब्रिटेन के साथ बैठ कर नेगोशिएट कर सकते हैं। जी। मैं मूल बात यह कहना हूं आसान शब्दों में यहां के दर्शकों के लिए कि हेमंत सोरेन को एक पैन इंडिया ट्राइबल लीडर प्रोजेक्ट किया जा रहा है, एक ऐसा चेहरा जिसको हम दुनिया को दिखा सके कि हमारा इंडिजिनस एक लीडर है जो कि यंग है, डायनेमिक है और ही इज पार्ट ऑफ टीम इंडिया। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की बात की है और हेमंत सोरेन ने कहा है कि 2050 तक विकसित झारखंड। 2-3 साल का फर्क भले ही है लेकिन लक्ष्य एक है, गोल एक है। इसलिए मैंने कहा कि टीम इंडिया के रूप में काम करेंगे। जब भी बाहर जाते थे तो मोदी जी बड़ा इस मामले में, ऑप्टिक्स के मामले में बड़े संवेदनशील हैं कि हम क्या पेश कर रहे हैं दूसरे देशों के सामने। एक ऐसा आदिवासी चेहरा जो कि पढ़ा लिखा है, यंग है और जिसमें आगे अगर उसको ग्रूम किया जाए तो पूरे भारत का वो आदिवासी चेहरा हो सकता है और है भी। जी। लेकिन सिर्फ डोमेस्टिकली नहीं, इसको हमको इंटरनेशनल स्टेज पे भी बताना है। जी। हाँ, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जहाँ कुछ लोग हैं जो कोर्ट देख रहे हैं, वहीं मोदी जी कोई कहीं न मतलब नहीं। कहीं कहीं न कहीं मोदी हेमंत सोरेन का वोट भी देख रहे हैं। मतलब ये कि उनको ये पता चल गया है कि हेमंत सोरेन अपने राज्य में बहुत मजबूत हैं और चूँकि झारखंड के साथ-साथ देश को भी प्रगति की राह पर चलना है और यहाँ मिनरल्स का भंडार है। यहाँ के लोग तो धमकी भी देते हैं ना कि कोयला रोक देंगे तो देश में अंधेरा हो जाएगा। तो कहीं न कहीं इसको नेगेटिव वे में नहीं लेते, इसको पॉजिटिव वे में भी अगर देखें, तो इतना मिनरल वेल्थ है, इतना कोल है हमारा कि देश को रोशन करता है। तो झारखंड को पिछड़ा रखकर देश तो आगे बढ़ नहीं सकता है। तो ये तो ठीक है, लेकिन इन सब बातों के बीच में फिर वो जो चल रहा था कि खरमास के बाद खेला हो जाएगा और ये हो जाएगा।
क्या आपको लग रहा है कांग्रेस कहीं न कहीं एक तरफ देखिए आपने ऑब्जर्व किया होगा, मैंने एक वीडियो भी बनाया था 2-3 दिन पहले, हेमंत सोरेन विदेश में जा रहे हैं, झारखंड की एक मजबूत छवि पेश कर रहे हैं, निवेश फैला रहे हैं, समझौते कर रहे हैं और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, उन्हीं की पार्टी के नेता योगेंद्र साव हैं, बड़कागाँव में, उनकी बेटी अम्बा साव हैं। ये लोग कभी एनटीपीसी का रास्ता रोक देते हैं, ट्रांसपोर्टिंग बंद कर देते हैं, कभी अडानी का पब्लिक हियरिंग में जाके बवाल करा देते हैं। ये जो सरकार के अंदर जो गठबंधन के दल हैं, ये जो इनके अंदर जो अंदरूनी जो अंतर्द्वंद चल रहा है, जिसके चलते सरकार की किरकिरी होती है। कई बार एक मंत्री कांग्रेस कोटे के हैं, उनके बयान से सरकार की जगहसाई हो जाती है, वो ऐसे-ऐसे काम करते हैं। तो इन सब से क्या इनका भी कुछ होगा या फिर जो केंद्र और राज्य के जो संबंध है, वो ऐसे ही यथावत रहेंगे और सरकार भी इसी तरह की यथावत चलेगी? या कोई स्ट्रॉन्ग मोदी मैसेज जी की हेमंत सोरेन की तरफ से जाएगा? नहीं, दोनों तरफ से मैसेजेस हैं। आपने देखा होगा कि हाल के दिनों में बहुत ज्यादा एग्रेसिव पोस्टरिंग नहीं कर रहे हैं हेमंत सोरेन केंद्र सरकार के खिलाफ। ये बात तो ऑब्जर्व करने वाली बात है कि बहुत ज्यादा तमाम झगड़ा जी, फसाद लगाने की कोशिश के बावजूद भी वो एज ए टीम के रूप में काम कर रहे हैं। शायद बातचीत कुछ हुई है उस बारे में। दूसरी बात यह है कि मोदी जी की इच्छा तो है ही कि 11 करोड़ आदिवासी जो वोटर है वो उनकी तरफ आए। अब छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार हो गई है, उड़ीसा में हो गई है, जितने भी ट्राइबल स्टेट्स हैं अदर देन झारखंड, वहां तो बीजेपी की मोटा मोटी सरकार बन ही गई है, पकड़ भी है। झारखंड एक ऐसा है जो कि खटकता है, क्योंकि जब जी, पूरे देश का ट्राइबल समाज हमारे साथ है इंक्लूडिंग नॉर्थ ईस्ट, तो झारखंड एक ऐसा कैसे है जो कि हमारे साथ नहीं चल पा रहा है। जाहिर तौर पे कुछ स्टेट यूनिट की कमियां थी और कुछ तो नैरेटिव भी होता है उसमें, तो ये सब करके जी, अब ये है कि अगर किसी सेना को हरा नहीं सको तो कोशिश ये करो कि उसके सेनापति को अपनी तरफ करो। यह युद्ध नीति भी है। तो मुझे जी, लगता है कि एक बात तो बीजेपी अलग कमान समझ गई है कि मौजूदा हम अपनी फौज से हेमंत सोरेन को नहीं हरा सकेंगे, जो मौजूदा लॉट है। दूसरी बात कि हेमंत सोरेन पॉपुलर तो हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, और आज उनके मुकाबले कोई पॉपुलर नहीं है झारखंड में। तो क्यों ना जी, हेमंत सोरेन को अपनी तरफ किया जाए। अब वो चाहे साम दाम दंड भेद जैसा रहे, बहुत तरह के तरीके होते हैं पॉलिटिक्स में, तो ये कोशिश भी है और इच्छा भी है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब ये डिपेंड करता है हेमंत सोरेन पर कि वो जाना चाहते हैं कि नहीं, और वो फिर बाकी अपना प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे कि भाई ठीक है कि जाने से फायदा है या घाटा है, वो उनका डिसीजन होगा। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी केंद्रीय आलाकमान की तरफ से किस तरह का कोई रोक है। अब आते जी, हैं झारखंड की पॉलिटिक्स में। यह बात सही है कि हाल के दिनों में कांग्रेस के कुछ मंत्रियों की बयानबाजी की वजह से सरकार की बदनामी तो हुई है, फजीहत हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी मैं कल परसों झारखंड कांग्रेस के एक नेता की सुन रहा था किसी मीडिया पे, वो कह रहे थे कि भाई 4 के चारों मंत्रियों का परफॉर्मेंस खराब है कांग्रेस कोटे के, वो कांग्रेस के नेता है, और सार्वजनिक रूप से कह रहे थे अपनी ही पार्टी के बारे में कि चारों मंत्री का परफॉर्मेंस खराब है। तो पहले हम लोग टाल जाते थे कि अरे झारखंड का नेता है कुछ भी बोलता है, यहाँ पार्टी लाइन या वगैरह कुछ नहीं होता। लेकिन मेरे पास जो सूचना है, मैं आपको आज एक ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं, झारखंड जी, मंत्रिमंडल में बदलाव हो सकता है। क्या बात मैं करते हैं? ये नहीं कह, बिल्कुल, और मैं 3-4 मंत्रियों के बारे में तो श्योर हूं कि जिसको हेमंत सोरेन कल्पना सोरेन दोनों कह रहे हैं कि नहीं, ये ठीक नहीं, 3-4 इसके का जगह पे मतलब कोई दूसरा ले। 3-4 का मतलब जो ए, सरकार में शामिल तीनों दलों में एक से? जेएमएम के हैं, एक अच्छा, जेएमएम के हैं उसमें से, और 2 की बात आ रही है कांग्रेस की, तो 2 1 3 हो गए, और एक जिसके बारे में कहा जा रहा है वो आप जान रहे हैं, क्योंकि बच ही गए वही। तो वो मतलब हमेशा के लिए तो साफ हो जाएँगे या उनकी पार्टी का कोई दूसरा आएगा? ये कोई सूचना है अब आपके भाई पास? मंत्रिमंडल में बदलाव होने वाला है। जो भी टीम झारखंड के यूनिट की तरह काम नहीं करेगा, जो आए बाएं चकराएं इधर उधर करता रहेगा, वो अपना स्वयं सोच ले। क्योंकि हेमंत सोरेन के पास चैलेंज यह है कि एक बार तो आ गए और इमोशनल इश्यूज पे सरकार दोबारा भी जीत के आ गए, लेकिन एक जी, क्षण तो ऐसा आएगा ना कि जब जनता कहेगी कि किया क्या, और किया क्या का जो जवाब देना है उसकी तैयारी है ये। क्योंकि कब लेकिन तक, ठीक है, जी, आदिवासियों के सम्मान और हेमंत सोरेन को जेल और कल्पना सोरेन का मासूम चेहरा, ये कितना बार चलेगा? इसका भी कोई एक एक्सपायरी वैल्यू है ना। तो उसके बाद वाली तैयारी वो कर रहे हैं कि नहीं यार गड़बड़, और उस तैयारी में अगर कल को जाके ये लगेगा उनको कि ये कांग्रेस जो है बोझ बनती जा रही है सरकार पे, इससे कुछ फायदा नहीं जबकि नुकसान ज्यादा है। देखिए
वोट बैंक का फायदा है, इसमें कोई दो राय नहीं जी कि कांग्रेस का अपना बना बनाया मुसलमान वोट बैंक है, ईसाई वोट बैंक है और कुछ सवर्ण जातियां हैं, वो बोकारो और धनबाद वगैरह के आसपास के वो हैं। पलामू में भी इनको सवर्ण जातियों का वोट मिलता है कांग्रेस का, तो वो है। लेकिन वो वोट बैंक ज्यादा फायदेमंद होगा या कांग्रेस की जो नीतियां है वो ज्यादा नुकसानदायक हो रही है, तो इसी के बैलेंस पे ये सरकार है कि भाई कांग्रेस के साथ रहे या नहीं रहे। कांग्रेस जी वालों को अपनी डिमांड थोड़ी कम करनी होगी, थोड़ा सा बोलना कम करना होगा, और अगर नहीं करेंगे तो स्वयं भुगतेंगे। इसीलिए जी कांग्रेस के ही एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि हमारा चारों मंत्री जो है कांग्रेस का, किसी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। जी अब वो इंटर कांग्रेस रिवेलरी भी हो सकती है, आपस में भी वो विवाद जो ये होता है वो। ये तो उनका पुराना है। पिछली बार भी जो 4 मंत्री थे, उनके खिलाफ बाकी 10-11 विधायक पहुंच गए थे दिल्ली जाकर, उन्होंने डेरा डाला था कि इनको हटाओ। वो जब-जब कांग्रेस के कोई मंत्री बनते हैं, तो एक विपक्षी खेमा तैयार हो जाता है, उनका जो टाँग खींचने पर लग जाता है। अब कांग्रेस का आला कमान इसको कितना सीरियसली लेता है या फिर हेमंत सोरेन इसको कितना सीरियसली लेते हैं, क्योंकि उनका तो रिकॉर्ड रहा है एक बार, जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तो अजय दुबे को इसी तरह से ज़्यादा बोलने पर और बयानबाज़ी पर बाहर कर दिया गया था। लेकिन बिल्कुल। अभी 2 टाइम से देख रहे हैं कि हेमंत सोरेन इन सब चीज़ों पर थोड़ा कम रिएक्ट करते हैं, थोड़ा स्पेस दिया उन्होंने कि चलो अपना तुम्हारा है तो अपने हिसाब से देखो। नहीं, अब लेकिन तक इसलिए स्पेस कांग्रेस दे रहे थे पता है हेमंत सोरेन, क्योंकि उनको उनके रिश्ते बीजेपी के साथ अच्छे नहीं थे। इस वजह से वो देख रहे थे कि चाहे जो करे ठीक है, कम से कम ये चल रहा है। ये भाई सच है आनंद जी की, जो पिछली बार जो 4 कांग्रेस के मंत्री थे, बादल पत्रलेख, रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता, इन सब का चुनाव परिणाम आप देख ही रहे हैं जी, कि क्या हुआ है इनका। तो फिर वही है। तो ठीक है कि इस बार तो बड़ा चुन के बनाया गया कि इरफान अंसारी तो हार ही नहीं सकता, उसका तो खैर सेफ सीट है, उस तरह से करके। लेकिन फिर भी सरकार के कामकाज पे तो असर पड़ता है। हो सकता है कि इरफान अंसारी खुद ना हारे, लेकिन उनके बयानबाजी के कारण पार्टी को 2 4 10 सीट का नुकसान हो नहीं, जाए। सेफ सीट तो है, लेकिन सवाल है कि सेफ सीट तो तभी है ना जब जेएमएम कांग्रेस साथ लड़ रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। इसी जामताड़ा सीट पर तो विष्णु भैया बीजेपी के टिकट पर जीत गए थे। हुँ। और दूसरा जेएमएम ये को जो ये भी सोचना है कि जब वो अपने एकदम पीक पर है, हेमंत सोरेन के साथ कल्पना सोरेन भी आ गई हैं और लोकप्रियता दोगुनी हो गई है, तो जेएमएम को भी अपना एक्सपेंशन देखना है ना कि हम कब तक सहयोगियों के भरोसे बैठे रहेंगे। कब तक हम 15-20 सीटों के लिए कांग्रेस पर या आरजेडी पर निर्भर रहेंगे, उनको भी तो क्षेत्र बढ़ाना है। पहले तो एक स्थिति ऐसी थी कि कैंडिडेट नहीं मिलते थे, जेएमएम का पूरे पैन झारखंड में विस्तार नहीं था। लेकिन अब तो ऐसी स्थिति बिल्कुल। नहीं है, 6 साल से सरकार चल रही है और लगभग पूरे झारखंड में विस्तार हो गया है। पलामू के इलाकों को छोड़ दिया जाए थोड़ा बहुत, तो लगभग पूरे झारखंड में जेएमएम है। संथाल परगना की कुछ सामान्य सीटों पर हो सकता है कि थोड़ा कमज़ोर हो। तो नहीं, इतना तो संथाल वो परगना में तो हर जगह है। संथाल थोड़ा परगना में जेएमएम है, मान लिया कि देवघर वाली सीट और 1-2 छोड़ दिया है तो बाकी ठीक है उसकी हाँ, स्थिति। तो मान गोड्डा लीजिए में कि भी जब प्रदीप यादव की सीट पे भी एक सुने हैं कि मजबूत कोई जेएमएम का नेता उभर रहा है। जी, तो जी। 47 सीटों पर लड़कर अगर जेएमएम 34 सीटें जीत सकता है, तो अगर जेएमएम 55-60 सीटों पर लड़ेगा तो बहुमत के करीब पहुँच सकता है या बहुमत ला भी सकता है। तो ये सब चीज़ें भी तो हेमंत सोरेन के दिमाग में घूम रही होंगी कि कब तक हम आश्रित रहेंगे दूसरे के ऊपर और कब तक गठबंधन की राजनीति का दबाव सहेंगे। तो ये भी हो सकता है कि एक नई तरह की राजनीति हो, जैसे 2 तरह की राजनीति होती है, 3 तरह की होती है। एक तो आप सीधे चुनाव जीते बहुमत में आ गए। दूसरा अलायंस की है, जैसे नीतीश कुमार हैं, जो अपने हिसाब से गठबंधन बदल-बदल कर सत्ता में अभी टिके हुए हैं। दूसरा नवीन पटनायक की बहुत बात होती है कि ठीक है, जिसकी सरकार केंद्र में रहती है उससे संबंध अच्छे रहेंगे। तो हेमंत सोरेन के साथ भी अब यही दिख रहा है कि उनको भी अब लग गया है कि एक राज्य को अगर विकास पर ले जाना है और उसके लिए केंद्रीय मदद की ज़रूरत है, केंद्रीय मार्गदर्शन की और केंद्रीय संरक्षण की भी ज़रूरत है। नहीं तो झारखंड जैसे बिल्कुल। स्टेट में देखिए, जहाँ एक समय मानते थे हम लोग कि रात के 5 बजे के बाद पुलिस थाने बंद हो जाते थे, वहाँ कल देखिए आप सारंडा में 16-15 एनकाउंटर हो गए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये घटना, जी, जो है जो सारंडा वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि विपक्ष शासित राज्य में इतना सफल ऑपरेशन और नक्सलियों के खिलाफ, और सबसे बड़ी बात है कि हेमंत सोरेन का क्रेडिट बढ़ गया है केंद्र सरकार की नजरों में, और केंद्र सरकार को भी लग रहा है कि नहीं आदमी ठीक है। हेमंत सोरेन जी, की जो राजनीति है ना आनंद जी, वो मतलब कि कहते हैं ना कि इंक्लूसिव राजनीति है। वो किसी के खिलाफ बयान नहीं देते आमतौर पे।
और बीजेपी की भी कोशिश यह है कि हेमंत सोरेन की कुछ ऐसी छवि गढ़ी जाए कि वो सबके हैं, सिर्फ आदिवासियों के नहीं है या सिर्फ मुसलमानों के नहीं, वो सबके हैं। और वो बहुत सारे आप देखिए कि अब तो जेएमएम में वो शब्द थोड़ा सा डाउन टोन किया गया है, लेकिन कांग्रेस के बहुत सारे नेता हैं, कभी फॉरवर्ड के विरोध में तो कभी बाहरी के विरोध में, ये सब कुछ बोलते रहते हैं। लेकिन हेमंत सोरेन ने कोशिश ये की है कि अब अपनी पार्टी के अंदर उस तरह की बातें अब ज्यादा नहीं की जाए। कांग्रेस बहुत सारे कांग्रेस को तो चर्च वाले चलाते हैं, तो उसकी मजबूरी है। हेमंत सोरेन और वही सब लोग गैर आदिवासी के बीच में करवा भी रहे हैं। बाकी हेमंत सोरेन का जो मूल कैडर है वो कहां झगड़ा लगवा रहा है, बिल्कुल नहीं लगवा रहा। नहीं, ये तो कभी भी शिबू सोरेन के जमाने से हुए, वो भी जब तक रहे तो वो तो कहते थे कि जो भी झारखंड में रहता सब झारखंडी। बिल्कुल, उन्होंने कभी नहीं कहा कि कोई बिहारी है कोई यूपी का है। ये तो यहाँ के और अभी कुछ जो नए दल उभर आए हैं उनको देखिए तो हर बात में बारी भीतरी करते हैं। आदिवासी मिशनरी गाइडेड है, सब मिशनरी गाइडेड है, बाकी कोई नहीं। अभी तक तो हम लोग सिर्फ बाहरी भीतरी सुनते थे, बिहारी सुनते थे। अब देखिए कि अब आप कुर्मी और कोयरी लड़ रहे हैं, कुर्मी और आदिवासी को लड़ा रहे हैं, तो ये कोई बिहारी और यूपी का आदमी तो लड़ा नहीं रहा है। ये तो सब यही लोग हैं जो आपस में खेल कर रहे हैं कि झारखंड की पहले बिहारी से अलग कराओ, फिर उसके बाद आदिवासी कुर्मी अलग कराओ, फिर ओबीसी में फूट डालो। तो ये सब चल रहा है, वोट बैंक की राजनीति चल रही है। यही बात है, बांटो और राज करो वाली नीति है वो अंग्रेजों की जो थी वही। अब तो किसी ने कह दिया कि उरांव भी अब आदिवासी नहीं है। अब क्या कीजिएगा, वो भी मिशनरी से जुड़ा हुआ भी व्यक्ति है जिसने ये कहा। और फिर पता चले, हाँ देख ही रहे ना विवाद अभी पेशा कानून को लेके, जो निशा भगत जी है उनपे कैसे कैसे आरोप लगे हैं, आप देख ही रहे हैं। निशा उरांव पे, माफ कीजिए, निशा उरांव पे तो आप देख ही रहे हैं। तो मैं तो इतना जानता हूं कि देखिए भाई, कि जो अपने हैं वो अपने ही होते, जो बाहर से जो आया है ना वो कभी क्यों आपका भला चाहेगा। वो भला करने का ढोंग कर सकता है, वो अपने किसी मकसद को साधने के लिए। खैर, इसे हम विषयांतर हो जाएंगे। जब दावोस और ये झारखंड पे बात आ रही है तो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अभी मैं आपको बता रहा हूं कि ये जैसे कि झारखंड में सफल ऑपरेशन हुआ और नक्सली इतने मारे गए। आज ही रिपोर्ट आई है, कहीं मैं देख रहा था कि सिर्फ 44 नक्सली बचे हैं। हाँ। और इन्वेस्टर समिट में हेमंत सोरेन है और ये खबर आई है तो वहां भी इसकी गूंज थी, बाहर भी, कि भाई नक्सलियों के खिलाफ अच्छा ऑपरेशन चलाया है झारखंड में। इसका मतलब ये इंडिकेशन है कि माहौल ठीक हो रहा है। सरकार उनके साथ नहीं, उस तरह के एलिमेंट के साथ। सरकार मेन स्ट्रीम की है, सरकार अपने पुलिस की है। दो तरह की सोच होती है। एक जो होती है कि सरकार होती है वो बोलते हैं ना कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज जो होते हैं ना, इस तरह के नक्सलवाद वगैरह या ये जो आंदोलनकारी ये सब, उसके तरफ की होती है। और एक सरकार होती है स्ट्रीमलाइन सरकार, जो कि सरकार है, ब्यूरोक्रेसी है, उसके बाद उसके कर्मचारी हैं, उस तरीके से चलती है। ये टीम जब काम करती है तब कहीं भी आता है इन्वेस्टमेंट। और अगर केंद्र सरकार ये मैसेज दे रही है और राज्य सरकार भी ये मैसेज दे रही है कि हम इक्वल टर्म्स पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं और हम कोई एक दूसरे का विघ्न बाधा नहीं बनेंगे, तो जाहिर तौर पे इन्वेस्टर्स के मन में भी भरोसा जाएगा कि नहीं, वहां हमारा जो पूंजी है वो सुरक्षित रहेगी। उसके लिए ये काम हो रहा है। टकराव से देखिए, टकराव से कहीं कुछ मिलता नहीं। हाँ, कुछ वोट का फायदा हो जाता है, लेकिन राज्य का कभी भला नहीं होता। और आप भारत के किसी भी राज्य में या दुनिया में कहीं भी देख लीजिए कि जहां उसका केंद्र और स्टेट्स के बीच अगर क्लैशेस होंगे तो वो देश की ऐसी की तैसी हो जाती है। जी। बहुत दिनों तक बिहार ने टकराव का रास्ता अख्तियार किया, या जो भी, अभी बंगाल में देख लिए, बंगाल में किस चीज की कमी नहीं। वहां तो एक बना बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब था, लेकिन 14,000 कंपनियां चली गई छोड़ के। क्यों गई? क्योंकि वो जो है ना क्लैश, हाँ वही माहौल, यही बोलते हैं, माहौल होना चाहिए काम करने का, माहौल होना चाहिए। ऐसा नहीं, ये योगेंद्र साहु कौन है, एक दिन में चाहे ना तो इस तरह के एलिमेंट्स को पुलिस ठीक कर दे, एक दिन लगेगा सिर्फ। लेकिन क्या कीजिएगा कि कभी कभी कुछ लोगों को जानबूझ के पाल के रखा जाता है, भविष्य के काम आएंगे इसलिए। तो झारखंड देखिए, झारखंड बहुत दिन तक रुकने वाला नहीं है। जो परिस्थितियां बन रही है उसके अनुसार झारखंड में सारा पोटेंशियल है। कोई ऐसा कारण नहीं है कि छत्तीसगढ़ विकसित हो गया या उड़ीसा अच्छा कर सकता है, झारखंड के साथ बने हुए राज्य उत्तराखंड अच्छा कर सकते हैं, तो झारखंड क्यों नहीं अच्छा कर सकता? बशर्ते झारखंड बंगाल की राह न पकड़े,
झारखंड छत्तीसगढ़ वाला या उड़ीसा वाला पैटर्न फॉलो कर ले। जी। जी। तो चलिए, दावोस के बहाने एक तो मोदी और हेमंत सोरेन के सुर मिलते नजर आ रहे हैं। हेमंत सोरेन ने खुद अपने विजन 2050 की बात की और साथ में मोदी के विजन 2047 की बात की। तो लग रहा है कि अब केंद्र और राज्य के बीच एक समन्वय हो रहा है। राजनीतिक उथल-पुथल, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, दलों की राजनीति अलग है, लेकिन ये हम सोच सकते हैं कि इस बार जो दावोस में हमने देखा है, वो झारखंड को प्रगति की राह पर ले जाएगा। एक आखिरी पॉइंट, माफ कीजिएगा मैं टोक दिया, एक आखिरी पॉइंट कह रहा हूं कि एक ब्यूरोक्रेट है यहाँ पे, एक आईएएस अफसर है जी। और एक बड़ा बिजनेसमैन है, वो धनबाद साइड का है। ये दोनों कोऑर्डिनेट कर रहे हैं केंद्र और राज्य सरकार के बीच सारी चीजों को। अच्छा। और अगर सब कुछ सही बैठा तो हो सकता है कि कुछ बड़ा समाचार आए, क्योंकि पिछली बार लीक हुई कि सब हंगामा और खरमास उरमास के चक्कर में हो सकता है कि थोड़ा सा विलंब हो गया हो, लेकिन कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। पता लगाइए, चूंकि आप झारखंड में पत्रकारिता करते हैं, तो कि वो कौन सा कारोबारी है, वो कौन सा बड़ा ब्यूरोक्रेट है जो कि चाहता है कि दोनों एक साथ आ जाए, और इसमें दोनों का फायदा है। जी। तो चलिए, पता हम लोग लगाएँगे और पता लग जाए तो बताएँगे भी। लेकिन आपने बड़ी अच्छी जानकारियाँ दी और आपने दावोस में जो रणनीतियाँ बनी, कैसे बनी, हेमंत सोरेन कैसे पहुँचे, उनको लेकर और झारखंड को लेकर क्या भविष्य की राजनीति, इस पर चर्चा की और आपने ये भी एक बड़ा खुलासा किया कि झारखंड मंत्रिपरिषद में बहुत जल्द बड़ा फेरबदल हो सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।